हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों आइए आप सभी को फिर लेकर के चलते हैं हम बिहार बीपीएससी 7th फेज टीचर एग्जामिनेशंस के हाई वोल्टेज रिवीजन के इस दूसरे नंबर पार्ट में। कल 500 प्रश्नों को हम लोग हाई वोल्टेज रिवीजन क्लासेस में हम लोग देख चुके थे और आज इसमें दूसरा कंटेंट आज दूसरा वीडियो आप लोग के सामने उपस्थित है। अगर पहला वीडियो आपका छूट गया है तो जाकर के जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अगले एक बिंदु की तरफ चलते हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों देख लीजिएगा, शुरू में तो आपको क्वेश्चंस लगेगा कि बहुत स्लो है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसका कंटेंट बढ़िया होते जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तो याद रखेंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में स्थापित हुई। लॉर्ड हार्डिंग जब तो उस समय गवर्नर थे। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत की कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है? गोंड, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बिंदु है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 2रा। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व जनसंख्या के मामले में भारत में निवास करती है 17.5%। अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में उपस्थित है। एक एक करके हमारे इस बिंदु को देखते चलिएगा। आगे बिंदु है देशांतरीय विस्तार भारत की जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत की जो है 3214 किलोमीटर है और वही पूर्व से पश्चिम की तरफ भारत की जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है। दोनों में अंतर जब आप घटाइएगा तो कितने किलोमीटर आएगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सबसे पूर्वी जो बिंदु है भारत की वो कौन सी है? तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा जो है भारत का वो अरुणाचल में है, जिसको वलांगू के नाम से जानते हैं। इसका एक अन्य दूसरा नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा राइट जो है वो गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे उत्तरी बिंदु नहीं बल्कि यहाँ पर पश्चिमी बिंदु होना चाहिए। तो भारत की पश्चिमी बिंदु जो है उसका नाम सर क्रीक है। इसको कीवुत्ती का नाम से जानते हैं। यह गुजरात में उपस्थित है। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों कौन सा है? तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। यह जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में अब पड़ता है, पहले जम्मू कश्मीर में था। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की कौन सी है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इसको पैगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं और यह निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। वहीं पर अगर बात करें कि भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है भूमि के हिसाब से कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। आपको हमें बता देना है कि कन्याकुमारी किस राज्य में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूर है, तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से लगभग जो है 876 किलोमीटर दूर है। वही बात करें अगर कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक का नाम क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी नोक का नाम केप कैमोरियन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में उपस्थित है। मुझे आशा करता हूं कि अब उस प्रश्न का आंसर भी आपको मिल गया होगा। द्वीपों की कुल संख्या अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देख लें तो 247 होते हैं और कुल मिलाकर के अगर द्वीप से ही देख लें, लैंड से संबंधित द्वीप को देख लेंगे पूरे को, तो 1200 के करीब करीब चले जाते हैं। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीप जो है 36 है। स्थल सीमा भारत की कुल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा भारत की है। तटीय भाग की कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो 7,516.5 किलोमीटर होती है। दशमलव कुछ का मान जो है आंकड़े थोड़ा सा ये हो सकते हैं। भारत की अगर मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कहा जाए तो भारत की पूर्व जो है पूरे तटीय भाग की लंबाई जो है वह कुल मिलाकर 6100 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी से होकर के गुजरा हुआ आप मान सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। वहीं पर भारतीय मानक समय जो है 7 है, वह ग्रीनविच के बीच में अंतर होता है। 5 घंटा 30 मिनट जो है हमारा समय भारतीय ग्रीनविच टाइम से आगे है। राज्यों की कुल संख्या 29 नहीं अब 28 हो गई है। दोस्तों राज्यों की कुल संख्या 28 है। वहीं पर बात करें कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब जो है 8 हो चुकी है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाली राज्य निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सर्वाधिक राज्यों को छूने वाली सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश से। आपको कमेंट करके बता देना है कि क्या 8 सही आंसर है या 9 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते चलते समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की कुल संख्या जो है 9 है। हिमालय को छूने वाली जो राज्य है भारत की वो कितने राज्य हैं? तो हिमालय को छूने वाली भारतीय कुल कितने राज्य हैं? तो 10 राज्य ऐसे हैं जो हिमालय पर्वत को छूती है। आगे बढ़ते चलते भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो दोस्तों वह 12 समुद्री मूल होता है, समुद्री मूल कहा जाता है। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था 68वीं में। आगे बढ़ते चलते हैं कि एक समुद्र
समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1 समुद्री मील को 1.852 किलोमीटर माना जाता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो दोस्तों कितने से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम आता है, जिसको आप गमछाझार मित्र पर से याद कर सकते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? तो गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। वहीं सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य पूछा जाए तो सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में उपस्थित है। वहीं सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य निम्नलिखित में से हरियाणा में उपस्थित है। दोस्तों हम स्लो नहीं चलेंगे क्योंकि अब समय बचा नहीं है। जितना आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाए उतना इंपॉर्टेंट होगा। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम जो कि मेघालय में उपस्थित है। न्यूनतम वर्षा जो है भारत में लेह में होती है जो कि जम्मू कश्मीर उपस्थित है। हालांकि अब ये ऑलरेडी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सबसे प्राचीन पर्वत निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो अरावली है। वही सबसे नवीन पर्वत जो है भारत की वो कौन सी है? हिमालय, जिसको वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते चलिए। हाई वोल्टेज ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर रिवीजन क्लासेस चल रहा है, इसमें आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हिंदी और अंग्रेजी का जो है वीडियो आने वाला है और ये सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी है। ऐसा ना हो जाए कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और उस तरह से हिंदी और अंग्रेजी छूट जाए। ऐसे में याद रखिए वो क्वालिफायर पेपर है और उस कंडीशंस में वो अगर रिजल्ट नहीं होता है तो फिर सब कुछ करना, सारी मेहनत हमारी इस यूट्यूब चैनल से किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत के सबसे सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम नेफा है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। वहीं देश की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संपादित हुआ। वहीं पर बात करें दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं? तो जनगणना का महाविभाजक जो है 1921 ईस्वी को कहा जाता है। दोस्तों इस समय जो जनसंख्या थी वो निगेटिव चली गई थी। जनगणना की लघु विभाजक वर्ष जो है 1951 में है। तो जब पूछे कि दीर्घ विभाजन तो कौन है? 1921 ईस्वी। जब पूछे कि कम जो है वह कौन सा है? तो सही आंसर आपके सभी के सामने हो जाएगा 1951। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना की अवधि कितनी वर्ष होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। वही बात करेंगे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन हमारे जो मैटर है उसमें डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना की आदर्श वाक्य क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना 2011 का शुभंकर कौन था? तो प्रगणक शिक्षिका। जब तक अगला जनगणना नहीं हो जाता तब तक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन तो 2011 से ही पूछा जाएगा। प्रथम जनगणना के कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन जो थे वे प्रथम जनगणना के कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन से थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे R.A. गोपालास्वामी थे, जो 1949 और 53 के दौरान हुआ। वही वर्तमान में बात करें कि वर्तमान जनगणना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो वही वर्तमान में जनगणना आयुक्त जो थे डॉक्टर C. चंद्रमौली थे, जो 2011 की जनगणना के लिए थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना भारत में कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जातीय जनगणना जो 1931 में हुई, और वहीं पर बिहार जो है एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसने जातीय जनगणना फिलहाल में 2023 में कराया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है? लगभग 121.08 करोड़। अब ये आंकड़ा मत मिलाने लगिएगा कि सर नहीं 140 करोड़ हो गया। नहीं, जब तक 2011 की जनगणना खत्म नहीं होती और नई जनगणना नहीं होती तब तक आपको जनगणना से क्वेश्चन पूछे तो यही आंसर बताइएगा। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग निर्भर करती है? 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निर्भर करती है। पुरुष की जनसंख्या अगर भारत में देखें तो 62.32 करोड़ मानी जाती है, जो जनसंख्या के हिसाब से 51.47% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत भारत में 51.47% है। वही बात करें कि महिला की जनसंख्या तो 58.75 करोड़ होती है। वहीं पर उसकी अगर प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों 48.53% होता है। दोस्तों यदि वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो याद रखिएगा आप जो है इसको क्विट करके या फिर इसको स्लो कर लीजिएगा, आपके हाथ में सब कुछ है। याद रखिएगा कि समय ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम फास्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो जाए 3 दिन में। अब जितना हो सकता है वन लाइनर
क्वेश्चन ही देखें। दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी है, तो दशकीय वृद्धि दर 17.7 हो जाती है। वार्षिक वृद्धि दर जो है भारत की वो 1.64% है। कुल साक्षरता दर भारत की जो है लगभग 73% है। ऑप्शन आगे देख सकते हैं। पुरुष साक्षरता दर भारत की लगभग कितनी है, तो 80.9। वहीं पर महिला साक्षरता 64.6% है। लिंग अनुपात भारत की जो है वो कुल मिलाकर 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं उपस्थित हैं। वहीं पर बात करें शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 919 है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशु के अंतर्गत रखा जाता है। जनसंख्या घनत्व तो भारत की 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उपस्थित है। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर मेंशन करा दीजिएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां पर है, तो केरल में, याद रखिएगा 10 से 84। यह आंकड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है। न्यूनतम लिंग अनुपात कितनी है हरियाणा की, तो लिंग अनुपात जो है सबसे कम किसका है, तो हरियाणा राज्य के लिंग अनुपात सबसे कम है। दोस्तों आगे बिंदु है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो पुडुचेरी जो है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं बात करें न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला लिंग अनुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, दमन एवं दीव जो है वो सबसे कम लिंग अनुपात वाला है। वहीं पुडुचेरी सबसे अधिक जो है वह जनसंख्या लिंग अनुपात रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले पर पहले नंबर पर आता है। 11 से 6 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर बसते हैं। वहीं पर बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, कहाँ पर है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। लगभग 17 व्यक्ति ये निवास करते हैं, कहीं कहीं इसको 32 भी लिखा गया है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व जो है वह कहाँ पर है, तो सबसे अधिक जन घनत्व राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेशों मिला दें तो दिल्ली में है। लगभग 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर बसा करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या भारत में किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। 19.98 करोड़ अर्थात 20 करोड़ वहाँ की कुल आबादी आंकी गई है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या अगर बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या भारत में सिक्किम राज्य की है, जहाँ पर 6.10 लाख जो है उसकी कुल जनसंख्या घनत्व है, सॉरी जनसंख्या का मान है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली है, तुरंत बताया गया है। न्यूनतम केंद्र शासित जो प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। आगे बढ़ते चलते हैं। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, नागालैंड में जनसंख्या का मान घटा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल राज्य की साक्षरता 94.94 कुछ % हो गया है। कुछ आंकड़े जो है रिपोर्ट तैयार किए गए उसमें केरल को लगभग पूर्णतः साक्षर जिला लगभग घोषित कर दिया गया है। बात करें न्यूनतम साक्षरता दर, तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है बिहार की है, जहाँ पर साक्षरता दर मात्र 61.8% है। वहीं पर बात करें कि न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में ही है, जहाँ पर लगभग 51.5% लोग पढ़े लिखे हैं। वही बात करेंगे सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं पर न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम दादर व नगर हवेली हो जाएगी। अधिक जनसंख्या जिला कौन सा वह जिला है भारत की जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, वहीं पर थाने से जो है जो ट्रेन वगैरह चली हुई थी सबसे पहले। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जिला जनसंख्या घनत्व जो है वह कहाँ पर है, दिबांग घाटी में, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अधिक जिलों वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, इनकी कुल संख्या 75 है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 जो है स्थलीय से और वहीं 2 जलीय सीमा में बसे हुए हैं। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि बताइए वो जलीय सीमा से जुड़ने वाले कौन कौन से देश हैं। वहीं पर अगर बात करें स्थलीय सीमा में तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल और म्यांमार हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है कि स्थानीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अभी तुरंत आपको मैंने बताया। जलीय सीमा से लगा हुआ 2 देश कौन कौन से, तो जलीय सीमा से लगा हुआ 2 देश श्रीलंका एवं मालदीव है। अवस्थित ये हिंद महासागर में दोनों के दोनों उपस्थित हैं। श्रीलंका जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ रहता है, वहीं पर हिंद महासागर में मालदीव जो है उपस्थित है। या कुल मिलाकर के देखा जाए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दोनों को मिला देने से हिंद महासागर इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप दोनों को हिंद महासागर में भी मान सकते हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है, तो जल और स्थल दोनों सीमा से लगे हुए कुल राज्यों की संख्या, कुल देशों की संख्या जो है 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ऐसे 3 देश हैं जो हमारे देश भारत के साथ जो स्थलीय सीमा से भी और जलीय सीमा दोनों से लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा 7 जो है कुल स्थलीय से, 3 जो है जलीय से, और वहीं पर बात कर लिया जाए कि कितने 2 जो देश हैं वे जलीय से, वहीं पर 3 बात कर लिया जाए तो वहीं पर वो जो जलीय और
स्थलीय दोनों से ये अपना संपर्क साधे रहते हैं। ऑप्शन नंबर आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है? तो भारतीय महाद्वीप में सम्मिलित रहने वाले देशों की संख्या पूछी जा सकती है, 1 और उसके बाद 2, 3, 4 और 5। 5 ऐसे देश हैं जिसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया गया है। वे है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। याद रखेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित होते हैं। दोस्तों ऐसे में इसमें से कोई एक क्वेश्चन एक नहीं दे करके पूछ देगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। ऐसे में आपको इन पांचों को ध्यान से देखना होगा। भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित होने वाले देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जलमध्यु, जिसको हम लोग मन्नार की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो है पाक जल संधि और फिर मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वहीं पर बात करेंगे, अगला बढ़ते चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। बांग्लादेश त्रिपुरा ऐसे राज्य है जिसको तीनों तरफ से घेरा हुआ है, यही कारण है इसको त्रिपुरा कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो होती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। लगभग 109 किलोमीटर इसका कुल जो है किलोमीटर दूरी मापी गई है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। इसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बिंदु कहता है कि भारत की निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा जो देश है निकटतम जो है समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। इंडोनेशिया को सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार एक दूसरे को अलग करता है, वो है ग्रेट चैनल। याद रखेंगे, ग्रेट चैनल के द्वारा। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के पूर्व में उपस्थित रहने वाले दो देश हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश तथा म्यांमार जो है पड़ोसी देश पूर्वी दिशा में बसने वाले हैं। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? तो भारत के पश्चिम में उपस्थित रहने वाला देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, भूटान एवं चीन जो है दोस्तों भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित रहने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। आगे बढ़ते चलते ये चौहदियों से क्वेश्चन पूछी जा सकती है और कई लोग जो है हमें कमेंट करके ये बता रहे हैं कि सर इतने स्लो क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, आप बीपीएससी का टीचर एग्जाम देने जा रहे हैं कि यूपीएससी का कोई डीएम या आईएएस, यूपीएससी का कोई आईपीएस बनने जा रहे हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं? इस बात को ध्यान रखिए, ऐसे में बिल्कुल नहीं लें। वहाँ पर जाइएगा एग्जाम्स में लगिएगा पूरे हाई फाई क्वेश्चन की तरह बढ़ने। जब आप ही बताइए, जब यूपीएससी वाले क्वेश्चन, बीपीएससी वाले क्वेश्चन जो होगा आप अगर क्रैक कीजिएगा तो फिर जो एडीएम और ये एसपी और वीडियो वगैरह बनने वाले वो क्या करेंगे ये बताइए। सबसे पहले ऐसा कमेंट्स बिल्कुल नहीं करिए। प्रश्न आपके टीचर्स लेवल का, वो भी 1 to 5 के लिए, 6 to 8 तो है नहीं, 1 to 5 या फिर आगे कैसा क्वेश्चन पूछ देगा भाई, आप एकदम घबरा जाते हैं। आप लोग कोई कमेंट करते हैं कि सर इतने लो लेवल का क्वेश्चन नहीं है। आप बताइए क्या पूछा जाएगा? जब आप ही से यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको टीचर बनने की जरूरत क्या थी? आप तो आगे बढ़ जाइए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, इसको क्या जरूरत है? आगे बढ़ते चलते, इसलिए आप लेवल जो भी हम रख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सटीक होगा। 2-3 दिन की बात है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान जो है पड़ोसी देशों में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर अब जो है लेह लद्दाख हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है वह रेड क्लिफ सीमा रेखा कही जाती है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ ने किया था। भारत चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को किया गया शिमला में। आगे बढ़ते चलते हैं। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में बने वाली सीमा रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा और इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते चलते, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले भारत के भूभाग को पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इसको POK के नाम से जानते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, तो नियंत्रण के रेखा का निर्धारण जो हुआ 1972 में हुआ शिमला समझौता के तहत। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में। तो बताइए कि शिमला समझौता जो 1972 में हुआ उसका मुख्य काम क्या था? तो नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। आदम का पुल कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में उपस्थित रहने वाली पुल जो है आदम की पुल के नाम से जानी जाती है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अंतरिक्ष युग
की श्री गणेश यानी अंतरिक्ष की शुरुआत कब हुई थी? 1957 ईस्वी में अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी। भारत में अंतरिक्ष की कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में अंतरिक्ष का कार्यक्रम जो है 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते चलते अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। सिर्फ हम आपके सामने से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं ताकि ये आपके दिमाग में बार बार चलते रहे और वहां पर ऑप्शन मिले, एकदम खटाक से आप आंसर पर पहुंच जाइए। यही कारण है। अब वो पढ़ने पढ़ाने वाली बात नहीं, अब ये है दिमाग को कितना एक्टिव कर दिया जाए। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न आपके सामने कि PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसको PSLV कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। अगला बिंदु है कि भारतीय मिसाइल यानी कार्यक्रम का जनक कौन है? तो भारतीय मिसाइल यानी कि प्रक्षेपास्त्र का जनक जो है वो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ। दोस्तों देख लीजिएगा, सीरियल नंबर के पीछे नहीं पढ़े, ठीक है। आप प्रश्न पढ़े कि आप कितना अधिक से अधिक, हम 500 से अधिक क्वेश्चन करा देंगे आज, और 500 कल करा दिए थे। अब उसके बाद भी अगर आप अपना एग्जाम फंसाते हैं तो समझ लीजिए बहुत बुरा कर रहे हैं आप। ऐसी फिर चांसेस नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? लाइका, जो कि कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था मेजर यूरी गागरन था, जो कि सोवियत संघ 1961 में ये जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला का नाम क्या था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ 1963 में ये गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव, जो सोवियत संघ का रहने वाला था, वो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है। वहीं पर बात करें कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद देंगे स्वेतलाना सवित्याकाया जो है वह अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला होंगी। आगे बिंदु है कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई जो है फाम तुआनपे था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को अंतरिक्ष में पहुंचे हुए थे। अगला बिंदु है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, जो हरियाणा की रहने वाली थी। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस सेट का सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, जो कि 195 दिन तक तो है अंतरिक्ष में अपना समय बिताया था। ये कम आंकड़ा नहीं होता है, 2007 ईस्वी की यह घटना है। वहीं पर बात करें कि भारत मानव रहित अंतरिक्षयान है, तो भारत की मानव रहित अंतरिक्षयान जो है प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान कौन है? लूना 16। याद रखेंगे प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान का नाम क्या है? लूना 16 है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम चालक रहित जो यान है उसका नाम लक्ष्य था। वहीं पर बात करें कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम लाइक विहीन अंतरिक्षयान कौन था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अमेरिका के 21 जुलाई 1969 ईस्वी में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपनी कदम रखी थी। वहीं पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन था? तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा। अंतरिक्ष में आगे देखते हैं, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम डेनिस टिटो है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुसेह अंसारी। याद रखेंगे, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुसेह अंसारी। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया जो है प्रथम अंतरिक्ष शटल है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? तो मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान जो था वो वाइकिंग था, वाइकिंग 1। वहीं पर अगर देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने वाले प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत संघ द्वारा 1957 में भेजा गया था। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन थे? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। बिंदु है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कौन है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है दोस्तों वो हैदराबाद में उपस्थित है। आगे बिंदु है, भारतीय सुदूर संवेदी स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय सुदूर संवेदी स्थान देहरादून बोली जाती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ उपस्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह त्रिवेंद्रम में उपस्थित है। आगे बात करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सार जो है कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में उपस्थित है। आगे है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो स्पेस एप्लीकेशन
कम्युनिकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में उपस्थित है। आगे बिंदु है आपके सामने कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो दोस्तों रोहिणी है। आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, 2 से 3 वीडियो देखिए ना हमारे अंत में जाइए ना, एग्जाम एकदम बिल्कुल बल्ले बल्ले नहीं हो गया तो आपका। आगे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्रमा अभियान हुआ था, तो चंद्रयान 1 उसका नाम पड़ा हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में जो है आर्य लोग उपस्थित हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। यह जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक नहीं है, मतलब जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का निर्माण यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी पूर्व में। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो मैं छोड़ने वाला हूं, बने रहिएगा, हटने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, अपने समय को गंवाइए, पूरी लाइफ एकदम उसके बाद स्कूल में गंवाइए, मजे से पढ़ाइए बच्चों को, जबरदस्त अपने बिहार को आगे बढ़ाइए ताकत के साथ। लेकिन याद देखिए, चोरी से मत बनिए, चोरी से बनिएगा तो आप बिगाड़िएगा किसी और को, भगवान आपको बिगाड़ देगा, इतना बात समझ लीजिए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ वह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ, तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व में किया गया। विक्रम संवत आरंभ किया गया 58 ईस्वी पूर्व में। वहीं पर शक संवत जो है आरंभ किया गया है, शक संवत क्या है मतलब 78 ईस्वी पूर्व में। तो 100 से 7 होता है, तो जहाँ पर 100 आ जाएगा वहाँ पर शक संवत 78 कर दीजिएगा, विक्रम जहाँ आ जाएगा वहाँ पर 58 कर दीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ, तो हिजरी संवत 622 ईस्वी पूर्व में हुआ। फैयान भारत कब आया था, तो फैयान का भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्लो कर लीजिए, वीडियो फास्ट हो रहा है तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं सर। हर्षवर्धन का शासनकाल निम्नलिखित में से कहा है, तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो 606 से 647 ईस्वी मानी जाती है। वेनसांग की भारत यात्रा, वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुई है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय हुआ 1192 ईस्वी में। वहीं पर अगर देख लें, गुलाम वंश की स्थापना 1224 ईस्वी में होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था, जबकि वहीं पर प्रथम 1526 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। तीनों आंकड़ा एक साथ मिल गया। आगे है अकबर का राज्यारोहण कब हुआ, तो अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था। शायद मुझे लगता है कि यह थोड़ी सी एक बार देखने की आवश्यकता है। 1556, अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी उसको तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। वहीं पर बात करें बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लाया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, बंगाल में प्रथम विभाजन, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। वहीं पर बात करें मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया। वहीं पर प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 ईस्वी तक घटित होने वाली एक प्रमुख घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 45 ईस्वी तक है। अब देखना है कि तृतीय विश्व युद्ध कब होता है। बिल्कुल ऐसा खुदा ना करे, भगवान ना करे, सरस्वती माँ ना करे कि हम लोग तीसरा विश्व युद्ध किसी हिसाब में देखें। 2 को पढ़ के ही तबाह रहते हैं। देखना क्या है, देखना है तो अच्छी दुनिया को हम लोग देखना चाहते हैं, खूबसूरत ज़िंदगी देखना चाहते हैं, बेहतर पर्यावरण देखने की हमारे और आपकी पूर्ण रूप से सहयोग होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन आगमन हुआ 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन का समझौता 1931 ईस्वी में हुआ है। वहीं पर बात करें कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ, तो कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते चलते हैं, महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था।
भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ वो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में। आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला बिंदु है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 ईस्वी में हुआ। वहीं पर उसके ठीक अगले वर्ष जो है द्वितीय और उसके ठीक अगले वर्ष तृतीय हो गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आगे बिंदु है क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ? 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति का संबंध जो है, चीनी क्रांति कब हुआ? 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का डेट क्या है? 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में यह रूसी क्रांति हुई थी। अगला बिंदु है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में डैश की अध्यक्षता में की गई थी? APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। DRDO का मुख्य कार्य डैश को संचालित करना है, तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास कार्यक्रमों की देखभाल करना या उसको संचालित करना DRDO का मुख्य काम है। आप हमें इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। पहले अक्षर डेवलपमेंट होती है, आगे बढ़ा के बता चलिएगा। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP डैश आरंभ किया गया 1982 से 83 ईस्वी में। 1982 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में उपस्थित है। अगला बिंदु है, देखते चलिएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। याद रखेंगे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी जिसका मुख्यालय डैश में है, नई दिल्ली में। CSIR के अध्यक्ष डैश होता है, तो CSIR का अध्यक्ष जो होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल कौन था? तो भारत के पहले जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जिसका नाम था, तो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो था वह पृथ्वी था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रक्षेपास्त्र देखिए कहा गया है, इसका ध्यान रखिएगा, आप कमेंट मत करके बताने लगिएगा कि नहीं ये सर नहीं। प्रक्षेपास्त्र पढ़ लीजिएगा गूगल पर, उसके बाद करिएगा कमेंट, कुछ भी करना होगा तो। पृथ्वी पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कौन है? ज़मीन पर मार करती है पृथ्वी। याद रखेंगे पृथ्वी जो प्रक्षेपास्त्र है वह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता दे सकते हैं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगते हैं और आपकी जानकारियों में इजाफा हो रहा है या नहीं, या फिर क्या हो रहा है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण डैश चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया 25 फरवरी 1988 ईस्वी में, जो पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्र की जो है लॉन्चिंग की गई थी। अग्नि यानी कि अग्नि डैश पर मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्नि जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करेगा। याद रखेंगे थोड़ा सा, आप हमको इसमें सुधार की अगर आवश्यकता है तो देख लीजिएगा कि थोड़ा सा हमको मुझे डाउट हो रहा है इसमें। अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? 22 मई 1989 को। त्रिशूल कम दूरी का डैश में मार करने वाला है, तो त्रिशूल जो है ज़मीन से हवा में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण डैश में किया गया 5 जून 1989 ईस्वी में त्रिशूल का सफल निरीक्षण किया गया। नाग जो है प्रक्षेपास्त्र डैश से डैश कैसा ये प्रक्षेपास्त्र है? यह जो है टैंक रोधी निर्देशित करता है, तो टैंक रोधी निर्देशित करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है उसका नाम क्या है? नाग। ये सभी प्रक्षेपास्त्र है, ये मिसाइलों के नाम है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब यहाँ पर मिसाइल होगा। नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो हुआ वह कब हुआ? तो नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो हुआ वह दोस्तों 24 नवंबर 1990 को हुआ। नाग को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जा सकता है, दागो और भूल जाओ के नाम से। तो नाग को डैश टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, इसको दागो और भूल जाओ का यह इसका संक्षिप्त रूप है। आकाश में मार करने वाला यानी कि मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ज़मीन से हवा में यह मार करता है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया 14 अगस्त 1990 ईस्वी को। आगे बिंदु है अस्त्र। भारत का प्रथम डैश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यह हवा से हवा में मार करता है। युद्ध टैंक अर्जुन विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, इसे डैश सेना ने समर्पित कर दिया 1996 ईस्वी में।
डैश स्वदेशी निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। तो भारत में बनाया गया स्वदेशी निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान कौन है? उसका नाम तेजस होगा। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा है? तो प्रथम चालक रहित जो भारतीय विमान है उसका नाम लक्ष्य था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान डैश है, इसका नाम है निशांत। आगे बढ़ते चलते हैं। डैश अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो है उसका नाम ब्रह्मोस है। तो ब्रह्मोस जो है अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। आगे बढ़ते चलते हैं। मुख्यतः डैश मुख्यतः एक पोतन नाशक प्रक्षेपास्त्र है। तो ब्रह्मोस जो है एक पोतन नाशक प्रक्षेपास्त्र है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गए थे, आप ही लोग ना कहते हैं कि सर इतना स्लो नहीं आएगा, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है। देखिए अब समझिए इसको। बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश से। छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम है। बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुदुचेरी में है। आगे बढ़ते चलते हैं। ऊंची चोटी सबसे कौन सी है? तो केटू गार्डन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते चलते हैं। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी को कहा जाता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और यमुना गंगा की एक सहायक नदी है। बड़ी झील भारत की सबसे कौन सी है? वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। ताजे और मीठे पानी का जो झील है वो कौन है? वुलर झील है, जो कि कहाँ पर है सर? आपको बताया गया है जम्मू कश्मीर में। खारे पानी का लवणीय झील सबसे ज़्यादा क्या है? चिल्का उसका नाम है, जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। सबसे ऊंची झील जो है चोलामू है, जो कि सिक्किम में उपस्थित है। बड़ी कृत्रिम झील भारत की कौन सी है? गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, जिसको चेन्नई समुद्र तट को मरीना बीच तट कहा जाता है। यह सबसे लंबा समुद्र तट है। वही बात करें लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। छोटी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? गोवा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते चलते। ऊंचा बांध भारत का कौन सा है? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। वहीं पर बात करें कि सबसे लंबा बांध जो है वह कौन सा है? तो हीराकुंड, यह महानदी पर उपस्थित है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 2369 किलोमीटर है। सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है A47A 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? तो सबसे लंबी सड़क का नाम है दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड। आगे बढ़ते चलते अब आगे देखते हैं। बड़ा रेगिस्तान कौन सा भारत का? भारत का सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम राजस्थान है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर बिंदु है कि सबसे बड़ा डेल्टा भारत का कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लंबा नदी है सबसे भारत की लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि पटना गंगा नदी पर उपस्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा में उपस्थित है। सबसे लंबी सड़क जो है वह जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आप लोग बता देंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर था पहले, अब नहीं है, कर्नाटक का हुगली हो गया है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न भारत की सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान भारत का कौन सा है? परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा है? जोग जलप्रपात, या इसको गरसोपा जलप्रपात कहते हैं। ये कर्नाटक में उपस्थित है। सबसे लंबी नहर भारत की कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में उपस्थित है। यह सबसे लंबी नहर है। ऊंचा दरवाजा निम्नलिखित में से कौन है? तो बुलंद दरवाजा, जो कि आगरा में उपस्थित है, तो वह सबसे ऊंचा दरवाजा है। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, जो पश्चिम बंगाल में उपस्थित है, सबसे बड़ा लिवरपूल है। आगे है गहरी नदी का घाटी किसको कहते हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा को। आगे बढ़ते चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा दोबारा इसको कर लिया गया है। ऊंची सबसे मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, नई दिल्ली में। बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में उपस्थित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में उपस्थित है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हटिएगा नहीं बिल्कुल। हटने का मतलब हुआ कि आप अपने एग्जाम से हट रहे हैं। याद रखिए सारे चीज़ को हम कंप्लीट करके लेकर आए हैं। हर एक विषय का वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, कहीं से जा करके बस पढ़ते रहिए। बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉरिडोर भारत का जो है रामेश्वरम
गोमतेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में उपस्थित है। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है वो सेंट कैथेड्रल है जो कि गोवा में उपस्थित है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उपस्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला कौन लगता है? सोनपुर मेला में लगता है। आगे बिंदु देखते हैं, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सबसे ऊंची मूर्ति जो है गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि कर्नाटक में उपस्थित है। सबसे बड़ा द्वीप भारत का कौन से? मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। कहता है कि बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र असम में उपस्थित है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी द्वीप है उसका नाम माजुली है। सबसे छोटी नदी द्वीप कौन से? उमनंदा जो कि ब्रह्मपुत्र, ये भी असम में ही उपस्थित है। सबसे बड़ा आवास देखेंगे, सबसे बड़ा आवास जो है वह कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा आवास जो है राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है। तो सबसे बड़ी आवास भारत का क्या कहा जाएगा? उसको हम लोग राष्ट्रपति भवन को कहेंगे। अगला बिंदु है सबसे बड़ा किला जो है, तो सबसे बड़ा किला जो है वह लाल किला है जो कि नई दिल्ली में उपस्थित है। आगे बिंदु है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसको कहते हैं? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाएगा। पोप का शहर निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो रोम को पोप का शहर कहा जाता है। बंगाल का शोक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। हाईटेक सिटी निम्नलिखित में से कौन है? तो हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद को हम लोग जानते हैं। दोस्तों आगे बिंदु चलते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहेंगे? जम्मू एंड कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। धरती का स्वर्ग किसको कहते हैं? तो कश्मीर को। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो अहमदाबाद को जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों, अगला बिंदु कहता है कि भारत का मैनचेस्टर जो है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाएगा। श्वेत नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो बेलग्रेड को श्वेत नगर के नाम से जानते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक दोस्तों हांगहो नदी को कहा जाता है। इसको सांगपो नदी भी कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य, हांगहो नदी, सॉरी सांगपो नहीं, सांगपो तो ब्रह्मपुत्र का है। चीन का शोक किसको कहता है? हांगहो नदी को। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यूरोप के खेल मैदान, यूरोप का खेल मैदान किसको कहते हैं? तो यूरोप के खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहेंगे। सफेद हाथियों का देश निम्नलिखित में से किसे कहेंगे? थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश किसको कहेंगे? जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि निम्नलिखित में से कौन है? फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला बिंदु है नील उपहार, नील का उपहार या वरदान निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहते हैं। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। वहीं उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। धान का कटोरा निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा निम्नलिखित में से क्यूबा को कहते हैं। भारत, वहीं पर दूध का कटोरा भारत को कहते हैं। भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है और गुलाबों की शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। तो गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबों का शहर चंडीगढ़, ये दोनों क्वेश्चन एक नहीं है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर में स्थित है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। वही आपको बता देना है कि भारत का मरीज किसको कहते हैं? चाइना को ही ना कहते हैं ना। सांपों का देश किसको कहते हैं? ब्राजील को। और पूर्व का वेनिस जो है कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहा जाएगा। पिरामिडों का देश किसको कहते हैं? मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। अंडा की टोकरी किसको कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को अंडों का टोकरी कहा जाता है। सोया देश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। और कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? बेल्जियम को। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का मसालों का बगीचा कौन है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट निम्नलिखित में से कौन है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अगले बिंदु है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस्पात नगरी निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? तो भारत के इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पीस निम्नलिखित में से कौन है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पीस जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जो है जिब्राल्टर है। स्वर्णिम पैगोडा का देश निम्नलिखित में से कौन सा है? म्यांमार। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन क्या है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन जो है पुणे में है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हम लोग ये हाई वोल्टेज जो रिवीजन क्लासेस है उसको लेकर के चलें या पहले आपको हिंदी का वीडियो दे दें? दोनों में से कुछ बता दीजिएगा। जैसे कहिएगा कि आप अगर ये भी चाहते हैं कि नहीं सर ये रिवीजन क्लास को लेकर के चलिए तो वो लेकर चलेंगे और दिन में हम किसी समय में हिंदी का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो कहिए तो कल जो है हिंदी का वीडियो प्रोवाइड कर देते। जैसा भी विचार आपका हो वैसा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फलों की डलिया कौन है? हिमाचल प्रदेश को फलों का डलिया कहा जाता है। भारत का बगीचा कौन है? बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स किसको कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी
पहाड़ियों को। पवित्र भूमि निम्नलिखित में से कौन सा है? जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। मोतियों का द्वीप किसको कहेंगे? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। मरकत यानी द्वीप कौन है? आयरलैंड को मरकत द्वीप या एमराल्ड के नाम से जानते हैं। आंसुओं का द्वार निम्नलिखित में से कौन सा है? बाब अल मंडब जो है आंसुओं के द्वार के नाम से जाने जाएंगे। पूर्व का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। आगे है कि प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज जो है, आगे यह क्वेश्चन आपका चीन वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते चलिए, अंध महादेश निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? अंध महादेश के नाम से अफ्रीका जाना जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसको कहते हैं? वेनिस यानी कि इटली को कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि किसको कहेंगे? लाओस को। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। आगे है कि भारत रत्न पुरस्कारों की प्रारंभ कब हुआ? 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है 1971 ईस्वी में जो है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। आगे बढ़ते चलते, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री था। आगे बिंदु है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे बिंदु है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था? तो भारत रत्न से प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो पाकिस्तान 1987 से उनका संबंध था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंधरुति राय। शुरुआत 1969 में हुआ था बुकर पुरस्कारों की। बुकर पुरस्कार जो है साहित्य किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैक्सेस के नाम पर। 1958 ईस्वी से मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल किसको कहते हैं? तो मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जो है रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। आगे देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार का नाम भटनागर पुरस्कार है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। आगे बढ़ते चलते हैं, ये जो है कृषि में हरित क्रांति से संबंधित रखते हैं। आगे बिंदु आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित। आगे है कि बोरलॉग पुरस्कार से शुरुआत कब हुई थी? तो बोरलॉग पुरस्कार जो 1973 में शुरुआत हुआ था। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है तो बोरलॉग पुरस्कार जो है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है इसको प्रदान करता है। आगे है कि बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल जो है बोरलॉग पुरस्कार से जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं, जिनको सम्मानित किया गया था। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन था है? तो संगीत के क्षेत्र में मिलने वाली सबसे सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 में हुई थी और पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे पंडित रविशंकर जो है ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि शुरुआत स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1965 में हुआ था, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति शांति प्रसाद जैन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे तो जी शंकर कुरूप जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला बिंदु है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आशा पूर्णा देवी था, जो 1976 ईस्वी में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा हेतु दिया गया। तो प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को दिया गया, किसके लिए? चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार यानी कि संस्थापक जो हैं उसके कलिंग पुरस्कार के संस्थापक जो हैं बीजू पटनायक हैं, यह दिया गया यूनेस्को द्वारा 1952 ईस्वी में। अगला बिंदु है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते चलते हैं, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 ईस्वी में हो जाता है। आगे बढ़ते चलते, रिवीजन क्लास ऐसे ही होता है, रिवीजन में समझना आने वाली ज़्यादा बात नहीं, बिंदुओं को आपके दिमाग के पास से लेकर के गुजरना सबसे बड़ी चीज़ है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेगा उतना ही सटीक आंसर कर पाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप गेन कर पाइएगा। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली भारतीय महिला कौन थे? तो रीता फाड़िया जो है मिस वर्ल्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। वहीं सुष्मिता सेन जो है वह क्या थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं।
तानसेन सम्मान यानी कि का प्रारंभ जो शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, तो तानसेन जो पुरस्कार है वो कब से दिया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है सन 1980 से। आगे बिंदु है कि पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री थी, तो पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री का नाम नरगिस दत्त था। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त। आगे बढ़ते चलते हैं। व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में प्रदान करने वाला के बिरला फाउंडेशन, ये सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो याद रखेंगे व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे बिंदु है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। तिरंगा के बीच में चक्र है जिसका रंग कैसा होता है? नहीं सॉरी, तिलियों की संख्या कितनी होती है? 24। और आगे बढ़ते चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा को ध्वज के रूप में प्रारूप समिति ने अपनाया था। आम लोगों को ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति कब दी गई है? तो 26 जनवरी 2002 को आम लोगों को भी जो है तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते चलते भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा मेरा की रचना डैश ने किया था? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसके वे क्या हैं? लेखक हैं। सख संबंध पर आधारित भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। 22 मार्च 1947 ईस्वी को सख संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया है। आगे बिंदु है, प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह जो होता है फाल्गुन होता है। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत है, और सबसे अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह डैश जो सारनाथ स्थित में सी स्तंभ से लिया गया है उसको अशोक चक्र कहते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को डैश में अपनाया, तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक चक्र के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते डैश से लिया गया है, तो मुंड को उपनिषद से यह लिया गया है। आगे बिंदु बढ़ते चलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में के मूल स्तंभ डैश में सी है, तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है, 3 जो आगे दिखाई देता है, 1 पीछे होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन अधिनायक संविधान सभा ने उसको भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 संविधान जो लागू हुआ उससे 2 दिन पहले। आगे बढ़ते चलते हैं। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम डैश को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। हालांकि इसको पहले दिल्ली दरबार में भी गाया गया था। राष्ट्रगान को डैश ने सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। तो जनगण मन अधिनायक ये तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहले भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड में ये गाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोनों एक ही दिन दिखाई दे रहा है, 2 दिन पहले। अगला बिंदु है कि राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास डैश में हुआ था। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास डैश में हुआ। राइट आंसर है आनंद मठ में किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख चलते हैं। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कांग्रेस की डैश में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। आगे बिंदु है कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक डैश थे जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी, तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो थे राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे है राष्ट्रीय गीत गाने में डैश सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ डैश से होता है, तो संसद के अधिवेशन की शुरुआत जनगण मन से होता है, जबकि वहीं पर आपका उसका देख लेंगे संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से होता है। आगे देखते चले। राष्ट्रीय पुष्प है भारत का कमल, जिसको निलंबा निस्यूफेरा गॉटन बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस लिनायास कहा जाता है। राष्ट्रीय फल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह दोस्तों आपके पास क्या है? बरगद है, जिसको फाइकस वेंथालेसिस कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद
शुरुआत किया था। आगे बिंदु है कि संसद के अधिवेशन समापन डैश से होता है, तो वंदे मातरम से। तो अभी तुरंत बताया गया कि संसद की शुरुआत जो होती है जन गण मन से होता है, लेकिन उसका समापन जो होती है दोस्तों वह वंदे मातरम से होती है। आगे बढ़ते चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 क के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि इसमें से डैश है, तो सही आंसर है देवनागरी। आगे बढ़ते चलते हैं, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को डैश को मान्यता प्रदान की गई। तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को डैश को मान्यता प्राप्त की गई। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में अपनाया गया। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा डैश तथा डैश है, हिंदी और बांग्ला इसका सही आंसर है। भारत में तेलुगु भाषा बोली जाती है, याद रखेंगे तेलुगु भाषा को डैश कहा जाता है। तो भारत में तेलुगु भाषा को ये इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। पंजाब की भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला बिंदु है कि संविधान के 8वें अनुसूची में डैश भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है, 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आगे बिंदु है कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष डैश थे। तो बीजी खेरे जो थे राजभाषा आयोग के गठन 1955 के वो एक सदस्य क्या थे? अध्यक्ष थे। हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस डैश को मनाया जाता है। 24 सितंबर को हिंदी दिवस और 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। डैश को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अंग्रेजी जो है नागालैंड और मेघालय की अपनी राजभाषा है। डैश को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें डैश भी कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनको हम लोग आधुनिक युग का तुलसी भी कहते हैं। वहीं पर बात करें कि आधुनिक युग की मीरा डैश के रूप में डैश को तथा भारतीय आत्मा के रूप में डैश को माना जाता है। तो याद रखेंगे आधुनिक युग की मीरा जो है वह महादेवी वर्मा को मानते हैं, वहीं भारतीय आत्मा के रूप में जो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आगे बिंदु है कि संस्कृत व्याकरण जनक डैश हैं। तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है, या व्याकरण के जनक भी पाणिनि कहे जाएंगे। विश्व का आदि कवि निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो विश्व की आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस डैश भाषा में लिखा गया है। रामायण संस्कृत में, वहीं पर अगर बोला जाए रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे बिंदु है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? पृथ्वी राज रासो। आगे बढ़ते चलते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा डैश से संबंधित है, इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाएगा। कौन सुकुमार कवि भी कहलाते हैं? सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हो जाएगी। आगे बढ़ते चलते हैं, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडी डैश में स्थित है। तो सही आंसर होगा यह शिमला में उपस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जो है जनक माना जाता है। आगे बिंदु है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कलम का सिपाही, याद रखेंगे कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशु लिपि का जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस कंटेंट पे आपको बहुत मजा आया होगा। अगर अभी भी इसके बाद भी आपको क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, वरना आप कमेंट कर दीजिए कि अब हिंदी को क्लियर कर दिया जाए। शुक्रिया, जय हिंद।